वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एनवायरनमेंट के 250 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले वाले में 250 कराए हैं। आरओ यारो वाले में 500 कराए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के 1000 एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करा दिए हैं। पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। आराम से इस पूरे क्वेश्चंस को देख डालो, चारों वीडियो को, अच्छे से आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इससे बना ले जाओगे। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी एनवायरनमेंट का सेक्शन वाइज टेस्ट भी करा दूंगा। पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूं, मैप बेस्ड चीजें चल रही हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी चल रहा है। पूरी तैयारी यूपी पीसीएस की आप कर सकते हो। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फुल लेंथ टेस्ट आ गए हैं, एकदम आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों एनवायरनमेंट का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 250 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। ये 250 और हैं, 500 ये हो जाएंगे और 500 मैंने आपको आरओ यारो के लिए जो कराए थे, ठीक है, वो हैं। 1000 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हो गए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इसी से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारा मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है एनवायरनमेंट की वो ये कमेंट में पिन कर दी है, ठीक है। एनवायरनमेंट के सारे वीडियो आपको इसी में मिल जाएंगे, बस इतना करना है आपको, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेके प्रभु का नाम। गलत युग्म चुनना है दोस्तों, अधिनियम और पारित वर्ष, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1991, ये गलत है। ये 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में आया था, ठीक है। तो ये हो गया गलत। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, तो ये हो गया सही। तो आपको कहने का मतलब ये एक्ट और 4 मैंने लास्ट क्लास में ये एक्ट बताए थे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। ये देखो, एयर पोल्यूशन वाला तो ऊपर ही बताया था 1981, तो आराम से आपने कर लिया होगा। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, ठीक है। चलिए 252 पे चलते हैं। सीरीज फॉलो करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में और आसानी से हर चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र के संदर्भ में गलत युग्म चुनना है दोस्तों, ठीक है। बाढ़ उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में ही आती है। भूकंप हिमालय क्षेत्र में आता है। सूखा पश्चिम व मध्य भारत में पड़ता है, ठीक है, एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सुनामी नदर्न रीजन में आ ही नहीं सकती दोस्तों, गलत है ये। सुनामी कहाँ आएगी? आप देखो, सुनामी ये आएगी कोस्टल रीजन्स में, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपाई ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो डुगोंग मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है। ये इंडेंजर्ड में आता है। सी टर्टल्स और डुगोंग ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। तो डुगोंग आपका पाया जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में आपको डुगोंग और सी टर्टल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 254 क्या कह रहा है। 254 में कह रहा है घटते उत्पादकता के क्रम में कौन सा परितंत्र क्रम सही है, ठीक है। घटता मतलब ज़्यादा से कम में सेट करना, ठीक है। तो देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी वो मैनग्रोव की होती है। किसकी? मैनग्रोव की। और मैनग्रोव 2 जगह दिख रहा है, यानी ये तो गलत हो गया। और सबसे कम जो होती है वो सागर की होती है। ओशियन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है, उसमें कुछ बन ही नहीं पाता ज़्यादा। तो सागर आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे कम में, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। मैनग्रोव, घास का मैदान, झील और फिर सागर, ठीक है। मैनग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशन, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 255 पे आ जाते हैं। 255 क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को डैश कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण को दोस्तों बोला जाता है प्रदूषण भुगतान करता, ठीक है, सिद्धांत। प्रदूषण भुगतान करता सिद्धांत या पल्यूटर पेज इसको बोलते हैं, पल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो हगेगा वही साफ करेगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब जो डैमेज पहुंचाएगा ही हैज़ टू क्लीन द एनवायरनमेंट, ठीक है। 255 का सी हो जाएगा। 256 कह रहा है माधव गैडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है। तो माधव गैडगिल की रिपोर्ट दोस्तों ये किससे रिलेटेड थी? तो ये थी वेस्टर्न घाट में, कि जितना भी वेस्टर्न घाट में जो एक्सप्लोरेशन आप कर रहे हो वो मत करिए, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए 257 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार, ठीक है। ये तीनों ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए 258 पे आ जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों नैरोबी में है, केनिया में, पता होगा ये आपको। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है? व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स एनवायरनमेंट? तो दोस्तों नॉन लिविंग होता है उसको अबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजैविक कारक, क्योंकि बायोटिक होता है जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। ठीक है, क्लियर होगा मुझे लगता है। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो नीरी आपको देखने को मिलेगा नागपुर में। कहाँ मिलेगा? नागपुर में। इम्पाचिन चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो अभी हम लोगों ने ऊपर करा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये तो आपको याद ही होगा, 1986। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रखना यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लो ये एक कोई एरिया है, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है मिनिमम एरिया जहां आप सर्वाइव कर सकें, रहना, खाना, अगना, मूदना सब हो जाए, मतलब हर एक वो चीज़ अवेलेबल हो जितने में आप जी सकते हो, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और इसको मापते हैं ग्लोबल हेक्टेयर में, किसमें? भूमंडलीय हेक्टेयर में मापा जाता है। चलो 263 पे आ जाते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए। तो ये कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। बहुत वर्क करा इन्होंने डॉल्फिन प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी को माना जाता है, क्या मानते भैया? द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स कंसीडर टू बी। सरीसृप और स्तनधारी मतलब जो मैमल्स होते हैं, जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तूने मेरा दूध पिया तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना? तो इनको बोलते हैं भैया एक्सीडेना। क्या बोलते हैं? एक्सीडेना। क्या बोला जाता है? एक्सीडेना। ठीक है, चलिए, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द एशियन वाइल्ड एस फाउंड? तो ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस पाए जाते हैं। एशियन वाइल्ड एस आपको रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दोस्तों कब बना था दोस्तों? तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बना था 1980s में। कब बना था? 1980s में। ठीक है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय बहुत आसान है, ये अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो ये आपको देखने को मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? विच अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेज रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये। चलिए, किस संस्था ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी करी है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन या विश्व ऊर्जा संक्रमण, इसकी रिपोर्ट किसने जारी करी है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। चलिए 270 देखते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है दोस्तों, किससे मापते हैं? वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर। तो वाटर पोल्यूशन मापा जाता है दोस्तों जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, मतलब ये पानी है, इसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा यानी उतना ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम कब होगी? जब इसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। अब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो भैया सन की रे जा नहीं पाएगी, ऊपर काई वाई जम जाती है। अब सन की रे नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, समझना इस बात को। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व से पता चलता है पानी में पोल्यूशन है या नहीं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? विच पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर? तो दोस्तों मृदा, जल, वायु सारा ही हो जाएगा क्या? बिल्कुल सारा ही हो जाएगा इसमें, है ना। उर्वरक के से तो सभी होगा। चलिए, जैव विविधता के नुकसान का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, पोल्यूशन सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप एक्सोटिक स्पीशीज पता होंगी आपको। एक्सोटिक मतलब विदेशी प्रजाति। अब मान लो यहाँ एक शेर है, ठीक है, और एक गोल्डन भालू वालू को टाइप का प्रजाति कंगारू यहाँ ला दो भैया एक्सोटिक, तो वो क्या करेगा? अपना हैबिटाट बनाएगा, यहाँ की स्पीशीज को खराब कर देगा। ठीक है, चलिए, परमाणु ऊर्जा के दोहन के कारण प्रायः होता है हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेस थर्मल प्रदूषण, जल प्रदूषण
और ध्वनि प्रदूषण। परमाणु ऊर्जा के दोहन के कारण कौन सा प्रदूषण होता है दोस्तों? तो होता है थर्मल पॉल्यूशन, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो थर्मल पॉल्यूशन याद रखिएगा। थर्मल का मतलब पता है ना आपको, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट ला देगा, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी ही रिलीज होती है उससे। चलिए 274 देख लेते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किस प्रदूषण का मूल स्रोत है? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ कंबंशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल? ठीक है, तो इसका बेसिक सोर्स क्या है? एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। ठीक है। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे विषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल एग्जॉस्ट? ठीक है, तो इसमें सबसे स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे विषालु धातु प्रदूषक कौन सा है दोस्तों? तो इसका सबसे धातु प्रदूषक लेड है दोस्तों। कौन सा है? लेड। ठीक है। 276 में कह रहा है अजैविक कारकों का चयन करें जो जैव विविधता को क्षेत्रीय विविधता में मदद करता है। चूज द अबायोटिक फैक्टर विच हेल्प्स इन द रीजनल वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, इसमें से अजैविक कौन सा होगा? ये पहले तो पहचान लीजिए सबसे पहले। तो देखिए अजैविक तो प्रकाश भी है, मिट्टी भी है, तापमान है, ये सभी अजैविक हो जाएंगे ना, तीनों ही हो गए आपके। ठीक है। चलिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, 1981 में लागू हुआ है। बाद में वायु प्रदूषक के रूप में शोर को शामिल करने के लिए डैश में संशोधन किया गया था। ठीक है, कि भैया जो नॉइस भी होगी वो भी एयर को खराब करेगी अगर बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो इसको कब लागू किया गया था? 1987 में। ठीक है, 1987 में। तभी हाईवे पे आप देखते हो कि बीच में बहुत बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं शोर को कम करने के लिए। ठीक है। चलिए, लेमोरू जो रिजर्व क्षेत्र है वो किस राज्य में है दोस्तों? इन विच स्टेट लेमोरू रिजर्व एरिया लोकेटेड? तो नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग सकता है आपको, छत्तीसगढ़ में लेमोरू रिजर्व कहाँ है? लेमोरू रिजर्व बहुत न्यूज़ में भी रहता है ये। चलिए, छत्तीसगढ़ याद रखना। अमराबाद बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ मिल जाएगा आपको? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है, लेमोरू छत्तीसगढ़, अमराबाद तेलंगाना। ठीक है, लेमोरू छत्तीसगढ़, अमराबाद तेलंगाना। चलो, जोंक किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? जोंक इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? अब ये कोई नदी है, राइट बैंक का मतलब आपका कौन सा? ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट बैंक हो गया। मतलब आप ऐसे लेटे हो समझ लो, तो जो आपका उल्टा हाथ हो गया वो लेफ्ट और जो दायां हो गया वो राइट हो गया। ठीक है, तो जोंक किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? महानदी की। जोंक, तेल, है ना, ये सब, ये हो गई इसकी महानदी की ट्रिब्यूटरी जोंक। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला दहन उत्पाद का उदाहरण है? कौन सा कोयला दहन उत्पाद का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कोल कंबंशन प्रोडक्ट? बॉयलर स्लैग, बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश या सभी? तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसके सभी कोयले के कंबंशन के उदाहरण हो जाएंगे। 282 देख लेते हैं। भू आकृति प्रक्रियाओं में धीमी गति के अंतर्गत क्या वर्गीकृत किया जाता है? व्हाट इज क्लासिफाइड अंडर स्लो मूवमेंट इन लैंडफॉर्म प्रोसेस? भूस्खलन, मंद विरूपण, पंख प्रवाह या मृदा प्रवाह? नामी है मंद विरूपण, तो क्रीपी दोस्तों सबसे स्लो प्रोसेस होता है। लैंडस्लाइड तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे कम होता है धीमी गति से मंद विरूपण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 283 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने के देखने को मिलेंगे? 9 देखने को मिलेंगे। कितने? 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चलिए 284 देखते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों? ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो दोस्तों ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से है। मतलब जितनी ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगा देंगे नॉइज पोल्यूशन उतना कम होगा, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। इसलिए ग्रीन मफलर प्रोसेस चलाया जाता है कि मतलब जितना ज़्यादा हाईवेज वगैरह पे हो पेड़ लगाए जाए। ठीक है, चलिए 285। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है दोस्तों महासागर या ओशियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 286 क्या कह रहा है? मेथेन गैस उत्पादक खेत है। मेथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज गेहूं के खेत, धान के खेत, कपास के खेत या ग्राउंडनट फील्ड? तो सबसे ज़्यादा मेथेन जो दोस्तों आपको पता होगी वो कहाँ से निकलती है? धान के खेतों से या पैडी फील्ड से बहुत मेथेन गैस रिलीज होती है। और आपका जब आप मांस पकाते हो ना उससे भी बहुत मेथेन रिलीज होती है। चलिए 27। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही बताइए। ठीक है, फटाक से इसको कर लीजिए, अभी बहुत बार बताया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये बताना है। ठीक है, नेशनल पार्क है और ये उनका प्रोटेक्शन एरिया की कौन सा किसके लिए गलत मैच कर रहा है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, राजा जी नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए। कहाँ पे भैया राजा जी नेशनल पार्क? ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में।
दूसरा कह रहा है परियर नेशनल पार्क या परियर राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये गलत है। हंगुल के लिए जो फेमस है वो है दचीगम, जो कि कश्मीर में है, दचीगम नेशनल पार्क। परियर राष्ट्रीय उद्यान तो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है, केरला में है परियर टाइगर रिजर्व। मानस नेशनल पार्क असम में है एलिफेंट के लिए। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर के लिए यूपी में है, ठीक है। 289 पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैग्नी विकिरण किसका कारण बन सकती है? हार्मफुल यूवी रे कम फ्रॉम द सन कैन कॉज, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये आपको क्या कर सकती है, लीवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, ओरन कैंसर या त्वचा का कैंसर। तो दोस्तों बिल्कुल त्वचा का कैंसर या डर्मल कैंसर करती हैं, जो ओजोन लेयर हमें इससे प्रोटेक्ट भी करती है। चलिए 290 देख लेते हैं। 290 क्या कह रहे हैं? जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है जैसे अर्थ में या धरती में उसको गाड़ दो तो लाखों करोड़ों साल बाद भी वो वैसा ही रहता है, जैसे पन्नी वगैरह है ना, केमिकल है हार्मफुल, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, कभी ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन है? ये केवल महिलाएं यार, ऑप्शन ही हटा देना जरा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, महिलाएं को फिर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो दोस्तों मर्करी, सीवेज, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो सीवेज जो होता है दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है। जो आप सीवेज सिस्टम में जाता है वो सब बायोडिग्रेडेबल, जो आप खाते हो ना वो सब निकल जाता है, बायोडिग्रेडेबल ही वो सब मिल जाएगा खेत में। पहले जो जो कौन सा भी यानी ये ओपन डिफेक्शन वाला था, पहले क्या था, खेतों में आदमी जाता था, वही मिट्टी में घुल के बढ़िया उर्वरक बन जाता था, वही खेत में गेहूँ उगाते थे ना, तो क्या ये डिग्रेडेबल होता है, ठीक है। चलिए 291 देख लेते हैं। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों के जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज़ द गुड वे टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिशेस फाउंड इन लेक्स, ठीक है, किस में मापते हैं उसको, मतलब क्या अच्छा तरीका है? प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या, द नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप। देख रहे हो आप झीलों में कितनी मछलियाँ पाई जाती हैं, तो एक ट्रैप आपने फेंका उसमें कितनी फंस रही हैं, ठीक है, उससे पता चलता है नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, अपना जितनी बार आप ट्रैप करते जाओ उसको, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारत में वन्य जीव और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? विच एक्ट वॉज इनैक्टेड इन इंडिया विद द एम ऑफ कर्बिंग इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड डेरिवेटिव पार्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एक्ट आया था? इसके लिए आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए जीडीपी जो पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की लागत को ध्यान में रखती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जीडीपी डिड दैट takes into account the cost in terms of environmental pollution and exploitation of natural resources is white GDP, green GDP, brown GDP या blue GDP। तो इसको दोस्तों बोला जाता है हरित GDP या ग्रीन GDP, ठीक है। चलो 294 देख लेते हैं। लाल शैवाल वनस्पतिक रूप से कैसे प्रजनन करते हैं? हाउ डू द रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, ठीक है। जो लाल शैवाल होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं? तो कैसे करेंगे दोस्तों? विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया होती है जो रेड एल्गी होती है। एल्गी, रेड एल्गी का मतलब ये होता है यार एक तरह से इनमें एक पोर्स होते हैं ना जो कलर ब्लीच करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा लाल एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइमस्टोन केव इन इंडिया? तो लाइमस्टोन केव दोस्तों है आपकी बोरा केव्स। कौन सी केव? बोरा केव्स। आपकी कैसी केव्स हैं? लाइमस्टोन केव्स हैं, और ये आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, ठीक है। बोरा केव्स कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए 296 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई है? स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस कौन सी? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये कब बनी दोस्तों? ये अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, अगर याद हो आपको, 2003 में, ठीक है, 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वायलेशन ऑफ 7th फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो भैया 7th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? वन्य जीव जानवरों की तस्करी, ट्रैफिकिंग इन वाइल्ड लाइफ एनिमल, ठीक है, वन्य जीव जानवरों की तस्करी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भैया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? कौन है पता है? भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पीएम होता है इसका अध्यक्ष। चलो 299 डैश में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972 में। ये कब हुआ था? जून 1972 में, ठीक है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? यार लड्डू क्वेश्चन है यार, आराम से कर सकते हो, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये कर लो।
चलिए 301 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एक्ट? तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो अभी मैंने ये सब बताए आपको। देखिए वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर वाला अभी मैंने आपको बताया 1981, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2000, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये अभी बताया 1986। तो सबसे पुराना कौन सा है? ए वाला, ठीक है, वाटर पोल्यूशन। 302 पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति इसे साफ करने और इसके भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं दोस्तों? अभी बताया था मैंने आपको, ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है। ये कौन सा है? प्रदूषक भुगतान करता है, ठीक है, प्रदूषण भुगतान करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस की दृष्टि से भी, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, ठीक है। तो लाल रंग फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लाल रंग होता है। चलिए 304, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइन एज, तो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरनमेंट। अब एक जगह पे कितने टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं वो उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है ना। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है विभिन्न प्रजाति। अब जैसे भारत एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब बहुत सारी, ठीक है, तो डाइवर्स कंट्री होगी। बायोडाइवर्सिटी बस जानवरों की वैरायटी हो जाएगी तो वो बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा, ठीक है। 305, वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सा सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ था? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल या उत्तरी सरकत? तो दोस्तों कोरोमंडल कोस्ट ये एरिया है ना, कोरोमंडल कोस्ट। चलिए सही कथन चुनना है दोस्तों, कौन सा सही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया है दोस्तों, तो ये तो ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का अपचयन या रिडक्शन ऑक्सीजन के बनने में होता है दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन, तो गलत है, हो जाएगा दोस्तों। ये वाटर रिड्यूस नहीं होता, वाटर ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, सिर्फ एक सही है। चलिए 307, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है? ठीक है, बहुत आसान है। उच्च तीव्रता कहाँ होगी दोस्तों? जहाँ पे पहाड़ होंगे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी वहीं होगी, क्योंकि प्लेट्स खसकेंगी। उत्तराखंड, कर्नाटक, कच्छ या हिमाचल प्रदेश? बहुत आसान है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे कर ले जाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन द हाई इंटेंसिटी? अब देखो उत्तराखंड, कच्छ, हिमालय, ये हिमाचल, ये तो सभी होंगे ना। कर्नाटक प्लेट्यू, ये बहुत स्टेबल लैंड है, टेबल लैंड है ना ये, तो ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ। चलिए धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? भैया धूपगढ़ पीक पढ़ा होगा आपने, ये धूपगढ़, तो ये आपको मिल जाएगी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ पीक पड़ती है। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोन समुद्री कछुए भी पाए जाते? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व या गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 310 पे आ जाते हैं। आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण डैश द्वारा किया जाता है। द एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय या यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, ठीक है। कौन इंट्रोड्यूस करता है? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय। चलिए बहुत बढ़िया, 311 पे आते हैं। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पेयर्स इज कॉज मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाने से, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिल जाने से, मीथेन एयर मिल जाने से, या CO2 मीथेन से? तो दोस्तों देखिए मीथेन और एयर के आने से सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन जो आप देखते हो ना माइंस में होता है जब मीथेन और एयर मिल जाती है, CH4+O2, ये बहुत ही हाई एक्सप्लोजन का काम करती है, ठीक है, CH4+O2 याद रखना भैया। चलो नेक्स्ट कौन सा है भैया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या LPG का मुख्य अवयव क्या है? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये आपके लिए, है ना, पता होगा ये आपको कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। अगर हम कह रहे कुछ भी नहीं याद होता, सिर्फ ब्यूटेन याद हो ना, तब भी काम बन जाता। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। LPG में क्या होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़े। 313, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। कोयले की राख या कोल ऐश में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्वृष्टि होते हैं। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी, ठीक है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के
ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट एमिट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। हाई अमाउंट ऑफ ऐश इज फाउंड इन इंडियन कोल, सही है ये। भारत के कोल में बहुत ज़्यादा ऐश होती है, प्रोडक्टिविटी के मामले में ऐश बहुत निकलती है, राख बहुत होता है। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। 314, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंड स्लाइड इज इंक्रीज इन हिमालय, तो आप देख ही रहो कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है, बिल्कुल सही है। अब देखो असर्शन रीजन ऐसे ही होता है कि हिमालय में भूस्खलन में वृद्धि हुई है, अब यहाँ पे लगा दो बिकॉज या क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खनन का कार्य हुआ। अब क्या ये कारण सही है? तो बिल्कुल दोस्तों इसी वजह से तो हो रहा है। रोडें पहाड़ों से काटनी पड़ रही हैं तो लीचिंग हो रही है, पानी जा रहा है माउंटेन में तो स्लाइड खसक रही है, ठीक, बिल्कुल सही है। दोनों मतलब ए और आर सही है, वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है कारण। 315 क्या कह रहा है? किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान की क्या कहलाती है दोस्तों? तो उस स्थान की क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है मौसम, उस स्थान का मौसम, वेदर, ठीक है भाई। ये सब क्या है? रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, वेलोसिटी, वेदर ही तो दर्शाएगा उसका, ठीक है। चलिए 316, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द इन्वॉन से हुई है। द वर्ड इन्वायरमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द डैश वर्ड एनविरॉन, तो इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों कहाँ से? फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड एनविरॉन से हुई है, ठीक है। चलिए 317 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया है? व्हेन वाज द यूपी इन्वायरमेंट डायरेक्टोरेट फॉर्म? तो उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट डायरेक्टोरेट फॉर्म हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976। इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 318, सही कथन का चयन करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फेरोमोन रासायनिक संकेत है जो पर्यावरण में एक जीव द्वारा स्रावित होते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे जीव द्वारा पता लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फेरोमोन्स आर दी केमिकल सिग्नल्स secreted by one organism into the environment and detected by another organism of the same species, ठीक है। अब मान लो हाथी और हाथी है, ये लोग फेरोमोन्स ऑर्गन निकालेंगे और ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या संकेत में जो बात करते हैं उसकी वजह से, ठीक है। हार्मोन गैर पोषक रसायन है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, बिल्कुल। हार्मोन्स में कोई न्यूट्रिशंस थोड़ी होते हैं दोस्तों, है ना, गैर न्यूट्रिएंट्स होता है, बिल्कुल ठीक है ये। 319, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए? यह गर्म समुद्री सतह पर उत्पन्न और विकसित होता है। इट ओरिजिनेट एंड डेवलप ओवर वार्म ओशियन, इसलिए देखा होगा आपने बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, है ना, गर्म जगहों पे ही, गर्म पानी में ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन चलता है। अब कारण भी ना, ट्रॉपिकल है तो गर्म तो होगा ही, मतलब सूरज की किरणें ट्रॉपिकल मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ज़्यादा पड़ेंगी, तो यहाँ गर्म ही होगा। इसके लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी, बिल्कुल दोस्तों। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? राइट डिफ्लेक्ट कर देता है नदन को और ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर देता है। समझाऊंगा कोरियोलिस फोर्स का भी समय में, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो। तो बिल्कुल इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। 320 पे आते हैं। चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायु दाब पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन? ठीक है, अब देखो चक्रवात है, चक्रवात का मतलब क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन में आपको सेंटर में लो प्रेशर मिलेगा, सेंटर में लो प्रेशर मिलेगा, बाहर हाई प्रेशर मिलेगा। अब कोई भी चीज़ हाई टू लो चलती है तो ये ऐसे ऐसे चलने लगता है, और इसी का उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या हो जाता है? सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। तो अब कोई चीज़ हाई टू लो चलेगी तो ये उल्टा चलने लगेगा, है ना, याद रखना इसको। तो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में ये फ़र्क है। साइक्लोन में केंद्र में लो होता है, बाहर हाई होता है, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो, लो बैटरी मतलब आंखों की पावर कमज़ोर होती है ना, तो लो होगी आंखों की पावर, तब आपका साइक्लोन आता है, ठीक है, साइकिल चलेगी। और एंटी साइक्लोन में आंखों की पावर बीच में हाई हो जाएगी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, कुल मिला के लो हो जाएगी, ठीक है। चलिए 321 पे आते हैं। प्रति चक्रवाती एंटी साइक्लोन के बारे में सही, तो देखो अभी बता दिया। दे हैव सर्कुलर शेप विजुअली यूजुअली बट एट टाइम अज्यूम वी शेप, होते सर्कुलर बट कुछ समय बाद वो वी शेप भी ले लेते हैं, ठीक है। ये समशीतोष्ण चक्रवातों से बड़े होते हैं। दे आर लार्जर देन टेम्परेट साइक्लोन, बिल्कुल। टेम्परेट मतलब जो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर आते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं एंटी साइक्लोन, उनसे ये बड़े होते हैं। मतलब टेम्परेट साइक्लोन से, माफ़ कीजिएगा, ये बड़े होते हैं। कौन? आपके साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन दोनों ही, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, ये टेम्परेट से तो बड़े ही होंगे, दोनों सही स्टेटमेंट। थोड़ा साइंटिफिक है, कॉन्सेप्चुअल है, तो समझ लो एक बार। साइक्लोन एंटी साइक्लोन,
साइक्लोन के केंद्र में लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, और इसका उल्टा कर दो, यहाँ केंद्र में हाई प्रेशर हो जाएगा, सेंटर में लो हो जाएगा, ठीक है। और एंटी साइक्लोन वी शेप के भी हो सकते हैं और टेम्परेट से बड़े होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। चले, हवा में नमी या ह्यूमिडिटी इन द एयर, उसका मतलब क्या है भैया? ह्यूमिडिटी है अगर हवा में, हवा का तापमान बढ़ाती है। अगर हवा में नमी है तो हवा का तापमान बढ़ाएगी। हवा के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, हवा का तापमान बनाए रखेगी या हवा का तापमान घटा देगी। तो देखो, अगर हवा में नमी है, ह्यूमिडिटी है इन द एयर, तो ये टेम्परेचर को गिराएगी, डिक्रीज एयर टेम्परेचर, और उमस को बढ़ाएगी, ठीक है। उमस बढ़ेगी, चिपचिपी गर्मी होगी, पर टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी अगर एयर में है तो अपने आप टेम्परेचर गिर जाएगा, नमी है उसमें। जैसे ही कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, पौधे और जानवरों की प्रजातियों की विविधता में क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया लॉजिकल सवाल है। अ पर्सन मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स इक्वेटर, मतलब ठंडी जगह से आप यहाँ आ रहे हो गर्म जगह पे, तो क्या होगा भैया? ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठंडी जगह पे इतना सारा स्पीशीज प्लांट्स वगैरह कहाँ मिलेगी आपको, जितनी इक्वेटर में मिलेगी, है ना। तो बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है। चलिए 324 देख लेते हैं। ऊंचे बादल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर होते हैं? एट व्हाट हाइट हाई क्लाउड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। 7,000 फीट से नीचे, 7,000 से 20,000, 20,000 से 40,000 या 2,000 से 30,000, ठीक है। सबसे ऊंचे बादल आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, कौन सी हाइट पे? तो ये मिलेंगे आपके 20,000 से 40,000 फीट पे, 20,000 से 40,000 फीट, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवनों का उदाहरण है? विच टाइप ऑफ विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड? ट्रेड, वेस्टर्लीज, मानसून या लैंड ब्रीज? नाम ही से पता चल रहा है मानसून विंड दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवनें उसके क्षेत्र से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फ़ोन कहाँ चलती है? सेंट्रल यूरोप में चलती है क्या? फ़ोन सेंट्रल यूरोप, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये खमसिन नाइजीरिया, ये गलत है, ये चलती है इजिप्ट में। खमसिन कहाँ चलती है दोस्तों? इजिप्ट में चलती है, ठीक है। और चीनूक कहाँ चलती है? रॉकीज़ में चलेगी, चीनूक रॉकीज़ में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, चीनूक रॉकीज़, खमसिन इजिप्ट, फ़ोन सेंट्रल यूरोप, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? द विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में? तो ये दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। नाम से ही पता चल रहा है विंध्याचल रेंज है, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट आपको एमपी में मिल जाएगा, ठीक है। 328 पे आ जाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित है उच्च प्रारंभिक लागत, उच्च रखरखाव लागत या कम संचालन लागत? हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, लो ऑपरेशनल कॉस्ट? तो तीनों ही सही है दोस्तों। पैसा ज़्यादा लगेगा शुरुआत में, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, पर उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। जैसे कोल में बहुत ऑपरेशनल कॉस्ट लगता है, मशीनें लगेंगी, ह्यूमन लेबर लगेगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगेगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि का अभ्यास माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी प्रैक्टिस फॉर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये किसको माना जाएगा? फसल विविधीकरण, फली गहनता या टेंसियोमीटर का प्रयोग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन या यूज़ ऑफ टेंसियोमीटर? तो तीनों ही दोस्तों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तीनों बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। 330 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट की जो रक्षा करता है, मोदी जी को भी मिला है ग्लोबल 500 पुरस्कार, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है, ठीक है। Which award is given to rural communities and individuals who have demonstrated extreme courage and dedication in protecting wildlife, ठीक है। तो ये कौन सा दिया जाता है पुरस्कार? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इनको दिया जाता है। भारत में रामदेव मिश्रा को डैश का जनक माना जाता है। इन इंडिया रामदेव मिश्रा इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ, तो इनको फादर ऑफ पारिस्थितिकी या फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी। खासी पहाड़ियों में पवित्र उपवनों के लिए सामान्य शब्द क्या है? द जनरल टर्म फॉर सैक्रेड ग्रूव्स इन द खासी हिल्स, तो इसको बोलते हैं ला लिंगदो। क्या बोलते हैं? ला लिंगदो। ध्यान रखना, सैक्रेड ग्रूव जो होते हैं खासी पेड़ों में लगे, मतलब खासी के ही जंगलों में जो सैक्रेड पेड़्स होते हैं, मतलब पवित्र उपवन, उनको क्या बोलते हैं? लॉ लिंगदे, लॉ लिंगदे, ठीक है, लॉ लिंगदे बोला जाता है, टर्म याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 334 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक मिशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत मिशन,
वायु प्रदूषण समन मिशन या राष्ट्रीय जल मिशन? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, वायु प्रदूषण समन मिशन ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज नहीं है। बाकी सोलर मिशन चल रहा है, देखिए ग्रीन इंडिया मिशन पे लगाओ, नेशनल वाटर मिशन वाटर की क्लीनिटी, एयर पोल्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 335, इनमें से कौन से औषधि प्राप्त करने के स्रोत हैं? विच ऑफ दी फॉलोइंग सोर्सेज आर ऑब्टेनिंग, नहीं, विच ऑफ दीज आर दी सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिसिन? एनिमल एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड। तो किससे दोस्तों हमें मिलता है? सभी से मिलती हैं हमें औषधियाँ, जानवर, प्लांट्स, सूक्ष्म जीव, कृत्रिम रूप से संश्लेषित पदार्थ। ठीक है। मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, लवेरिया, मलेरिया, लवेरिया की भी दवा आनी चाहिए। तो खैर कौन सा हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन का यूज़ करा जाता है। देखा होगा आपने, मलेरिया के लिए बहुत फेमस एक हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन चल रहा था। ठीक है, तो 336 का बी। 337 देख लेते हैं, 337 क्या कह रहा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय देख चुके हैं, एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। 338, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा और अपराध का प्रावधान है? तो अनुसूची 1 और अनुसूची आपकी 2। ठीक है, अनुसूची 1 और 2 में है। मतलब आप इसमें बिल्कुल भी किसी को हंट नहीं कर सकते, बहुत तगड़ी सजा है इसमें। ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, शेड्यूल 4 में तो वर्मिन आ जाते हैं। वर्मिन मतलब जिनको आप मार सकते हो, मच्छर बच्छर। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था? इंडिया सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च। ठीक है, तो ये कब लॉन्च की गई थी दोस्तों? इसको लॉन्च किया गया था 1988 में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में लॉन्च करी गई थी, दूसरा एडिशन। कौन सा एडिशन? दूसरा एडिशन। चलिए 340 देख लेते हैं। सही कथन का चुनाव करना है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1978 में अधिनियमित किया गया। क्या बदतमीजी है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1978, अभी बताया मैंने आपको, 1980 करो। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सही है, ऑप्शन बी सही है, पहला वाला गलत है। तो ये लॉ ज़रूर याद रख लो, ये घुमा घुमा के बार बार यही लॉज आते रहते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, अगर पेपर का लेवल अच्छा है, नौकरी देने वाला है। चलिए, फसल अवधि वर्ष के दौरान फसल की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सिंचाई के लिए पानी कहलाता है। वाटर फॉर इरीगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पर ईयर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोला जाता है बारहमासी सिंचाई, परीनियल इरीगेशन। ठीक है, कि थ्रू आउट द पीरियड आपको सिंचाई के लिए आपके खेत में पानी मिलता रहता है, तो उसको परीनियल इरीगेशन बोलते हैं। जैसे परीनियल नदियाँ होती हैं, कौन होती भैया? बारहमासी नदियाँ, गंगा, सिंधु, ये सब परीनियल रिवर, जितनी भी हिमालय से निकल रही हैं। ठीक है, चलिए, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव विज्ञानी अर्नल हेकेल ने कब किया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इकोलॉजी टर्म का यूज़ करा किसने? जर्मन हेकल ने। किसने? जर्मन हेकल ने। कब करा पूछेगा तो टाइम बताओगे, 1869। टाइम का बहुत खेल है, टाइम बहुत पूछता है। 1869। ठीक है, जर्मन हेकल 1869, अर्नेस्ट हेकल 1869। पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स? पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या कार्बन? ठीक है, तो क्या पाया जाता है भैया? इनके जो पत्ते होते हैं इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए 344, पर्यावरण के संदर्भ में 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने प्रस्तावित किया है? विथ रेफरेंस टू द एनवायरमेंट हु प्रपोज द 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल किसने दिया है? डार्विन, टेंसले या कार्ल मैबुलियन? तो इनमें से किसी ने नहीं दिया, ये दिया है लिंडमैन, LINDEMANN। ठीक है, लिंडमैन ने दिया। ये किसने दिया? लिंडमैन ने दिया 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ तो पता होगा ना, कि मान लो डियर है, डियर घास खा रहा है। ठीक है, अब इसको 100 यूनिट एनर्जी मिली। ठीक है, अब डियर को खाएगा शेर। अब डियर 100 यूनिट एनर्जी में भागेगा, दौड़ेगा, अपना मेटाबॉलिज्म हाई करेगा, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही बचेगी। 100 का 10% कितना हो गया? 10, यानी शेर को सिर्फ 10 मिलेगी। अब 10% शेर कंज्यूम वो कर देगा यूज़, अब आगे 10% बचेगी। ठीक है, मतलब 10% का 10 आगे एक ही जाएगी। इसलिए बोलते हैं जो टॉप कार्निवर होता है उसको कम एनर्जी मिलती है, इसलिए कहते हैं वेजिटेरियन बनो। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग कितना है दोस्तों अर्थ पे? एवरेज टेम्परेचर, तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ पे है वो है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या CNG प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है, जो मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। तो दोस्तों मेथेन से बनती है ना, तभी इसको क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोकार्बन। इसके सब वीक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपने सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन अगर शायद साइंस में पढ़ा हो।
फिलहाल आप मीथेन याद रख लो, इतना ही बहुत है। धातुओं और अयस्कों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। विथ रेफरेंस टू द मेटल्स एंड ओर्स चूज इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? आर्सेनिक, कैलामाइन, यही गलत हो गया दोस्तों। कैलामाइन दोस्तों ये जिंक की ओर है। किसकी है? जिंक की। ठीक है, मरकरी की सिनेबार, गैलेना लेड की है, बाकी टिन की कैस्टेराइट। ठीक है, ये साइंस का सवाल है, वैसे ही साइंस में आने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। 348 प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से विश्व स्तर पर डैश में वितरित होती हैं। बहुत आसान है, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, कि इनका कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती हैं, ऊपर करा था अभी हम लोगों ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव डीजल फसल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप? आलू, जट्रोफा, गन्ना, कपास। बायोडीजल कौन सी भैया, किससे बन सकता है? तो ये दोस्तों है आपकी जट्रोफा। जट्रोफा, ठीक है, बायोडीजल क्रॉप कौन सी है? जट्रोफा। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम, कौन सा प्रोजेक्ट मौसम, जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था? यह है डैश की एक पहल है। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम किसने चलाया था दोस्तों 2014 में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने चलाया था, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। किसने चलाया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने चलाया था प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है, चलिए 351 क्या कह रहा है? ऑयल जैपर क्या है? व्हाट इज ऑयल जैपर? तेल के कीचड़ और तेल रिसाव के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। अब देखिए दोस्तों, पानी है, ठीक है, अब पानी में जब बहुत सारे, मतलब जब आपने देखा होगा समुद्र से ऑयल जाता है शिप्स के थ्रू बड़े बड़े, अब ये जब लीक कर जाता है समुद्र के ऊपर तो ऐसे ऐसे तेल फैल जाता है पानी पे। अब तेल फैल जाएगा ऊपर सतह पे तो सन की किरण, मतलब सन रे जा नहीं पाएगी, सूर्य की किरण, सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं जा पाएगी, तो ऑक्सीजन डिजोल्वनेस कम होने लगेगी, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। तो इसी को ऑयल्स को हटाने के लिए एक बायो रेमिडेशन प्रोसेस करते हैं, एक सूक्ष्म जीवों को इसके ऊपर छोड़ देते हैं जिससे वो इन सबको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। तेल के कुओं में गलती से लगी आग को नियंत्रित करने की तकनीक, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ इसका ऑप्शन ए सही होगा। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। गीले कचरे को कन्वर्ट करा जाता है किसमें? खाद में, मैन्योर में, उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण विश्व के किस देश में है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास एरिया की दृष्टि से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश भी और एक कॉन्टिनेंट भी है। चलिए, राष्ट्रीय वन नीति डैश को भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 हिस्से को वन या वृक्ष आच्छादन के तहत लाने के लिए लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1988 में इसको लाया गया था, 1988 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सोलर मिशन? स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों बिजली को बढ़ावा देना, टू प्रमोट बोथ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड पावर। ठीक है, बिजली उत्पादन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करना, टू रिड्यूस हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू पावर जनरेशन। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए 356 पे आ जाते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष प्रायोजित राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी? इन विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लॉन्च द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2001 में। कब किया? 2001 में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, ये बताना है। विकिरण प्रदूषण प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरणों में वृद्धि के कारण होता है। रेडिएशन पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन रेडिएशन फाउंड इन नेचुरल बैकग्राउंड। ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण का सबसे भयानक उदाहरण 1986 में यूएसएसआर में होने वाले चेरनोबिल आपदा थी। तो द मोस्ट टेरेबल एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन वॉज चेरनोबिल डिजास्टर इन यूएसएसआर। ये भी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 358 देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था दोस्तों? तो आर्टिकल 253 के तहत करा था। किसको? आर्टिकल 253 के तहत। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आर्टिकल 253 होता क्या है? देखिए, आर्टिकल 253 के तहत सरकार, मतलब पार्लियामेंट, कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जो मतलब पूरे भारत पे या भारत के किसी एक विशेष हिस्से पे लागू हो। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलिए 359 देखते हैं। कह रहा वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो ये भैया कौन है? GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का नाम सुना होगा आपने। तो एक इसके लिए वर्क करता है, किस बिहाफ पे? तो ये होता है जैविक विविधता पर सम्मेलन।
पारे पर मिनमाता कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तीनों ही के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वर्क करती है दोस्तों, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा किस वर्ष स्थापित हुई थी? यही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, ठीक है, 1992। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के सबसे नीचे का स्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो सबको पता होगा ये ट्रोपोस्फेयर हो जाता है। क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। 362 पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन रियो दी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1992 में, 1992, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 1992। 363 देख लेते हैं। 363 कह रहा है गंगा एक्शन प्लान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू गंगा एक्शन प्लान? यह पहली नदी कार्य योजना थी, दिस वॉज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान, ये ठीक है। 1987 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, तो 1987 नहीं 1986 में लाई गई थी। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था, ये ठीक है। इसका उद्देश्य औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था, ठीक है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, यानी सिर्फ और स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगी। किस वर्ष नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो इसको 2014 में जब मोदी सरकार आए थे तब, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने करा था। 365 में कह रहा कौन सा कथन गलत है, ये पहचानना है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई थी, ठीक है। ये नेशनल गंगा काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश इन 2016। वर्ष 2010 में सफाई अभियान शुरू किया गया था, वर्ष 2010 में, ठीक है। ये भी राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, द पीएम प्रिसाइड ओवर द नेशनल गंगा काउंसिल। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चौथा बस रॉन्ग हो जाएगा इसमें। 366 देखते हैं। जब दहन अपर्याप्त वायु में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बनता है? When combustion occur in insufficient oxygen instead of carbon dioxide is formed, क्या बनने लगता है दोस्तों? तो बनने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो CO बनेगा, एक ऑक्सीजन और आ जाती है तो CO2 बन जाता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कुमारी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमारी एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच फील्ड? केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, हिल रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला में जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको कुमारी एग्रीकल्चर या कुमारी कृषि बोला जाता है, ठीक है, कुमारी कृषि। वालरे कृषि का संबंध भारत में किस भूभाग से है? वलरे एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के लिए, तो वलरे एग्रीकल्चर आपका रिलेटेड है दक्षिण पूर्वी राजस्थान या साउथ ईस्ट राजस्थान से, ठीक है, साउथ ईस्ट राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। ओजोन की परत प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड नेचुरली? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, पता होगा ये आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये बताना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सतह स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ओजोन इज हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट एट द सरफेस लेवल, ठीक है। ये ऊपरी समताप मंडल में 0.3 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मैं 0.3 कह रहा हूँ, ऑक्सीजन 3 मतलब ओजोन है यार, इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो। ओजोन इज अबंडेंट इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी सही है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, वो भी ऊपरी अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी होती है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, नहीं, अनस्टेबल गैस है ये, क्योंकि जैसे ही इसमें सूर्य की किरण बनती है डिकम्पोज होने लगती है ना, स्टेबल नहीं है ये, अनस्टेबल। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण CFC है। द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज CFC, ठीक है, यानी सिर्फ आपका कहने का मतलब ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत के क्षय का प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न, मत्स्य उत्पादन में क्षति। तो सारे ही दोस्तों बिल्कुल ये सही हो जाएंगे, चारों ही। चलो 373 देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस वर्ष इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विकसित और लॉन्च किया, जो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम के अनुरूप है? तो ये करा था 2019 में। कब करा था? 2019 में, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को, ठीक है। चलिए 375 पे आ जाते हैं। किस वर्ष भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था? इन विच ईयर मेथिल आइसोसाइनाइड गैस वॉज लीक्ड इन भोपाल गैस इंसिडेंट, ठीक है। तो ये कब हुआ था?
3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। 376 कह रहा शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का विकास पहली बार किस राज्य में हुआ? जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये जीरो बजट एग्रीकल्चर जो आया ये आया कर्नाटक में सबसे पहले। कहाँ आया? कर्नाटक में, ठीक है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड? तो पहला इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करा गया 5 जून 1973 को, 5 जून 1973, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 378 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक संगठक का उदाहरण है? ठीक है, अजैविक संगठक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट। रिवर, रॉक, प्लांट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन दोस्तों। नहीं, हाँ, पर्वत है, नदी है, चट्टाने भी हैं और पौधे हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। माउंटेन, रिवर, रॉक्स एंड प्लांट्स, इन चारों में अजैविक कौन पहचानना है आपको? तो देखिए, पर्वत अजैविक है भाई, नदियाँ अजैविक है भाई, चट्टाने अजैविक है, पौधे जैविक हैं, ठीक है। हालांकि नदियों को भी एक ई फ्लो मेंटेन करने के लिए, नेचुरल फ्लो जो वो मेंटेन रखती है, उनको जिंदा रहना पड़ेगा, पर जिनमें सांस लेती है, जैसे प्लांट सांस लेते हैं ना, प्लांट में लाइफ मानी जाती है, तो प्लांट जैविक घटक हुए, ठीक। तो इसका कहने का मतलब 4 नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा। पर्यावरण में किस प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज इन द इन्वायरमेंट? ठीक है, जो वो प्रजाति कोई कार्यात्मक लक्षण दिखाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं निकेत या नीच बोलते हैं, ठीक है। अ स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीच, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय यूएन इन 1993 टू स्टडी द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड? तो इसके लिए बनाया था दोस्तों ब्रुटलैंड कमीशन बना था, ठीक है। ब्रुटलैंड कमीशन बना था समस्याओं के अध्ययन के लिए, विश्व की पर्यावरण की समस्याओं के अध्ययन के लिए यूएन ने बनाया था ब्रुटलैंड कमीशन, ठीक है, ब्रुटलैंड। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था दोस्तों? तो आपको पता होगा, वनों की कटाई के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए था, ठीक है। 1730 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था? बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1730? तो ये चालू करा गया था दोस्तों किसके कारण? पेड़ों की कटाई, है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज के अगेंस्ट में, कि पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। चलिए 383, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, तो अभी मैंने ऊपर बताया था, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है, कि कितनी मात्रा उस ऑक्सीजन, मतलब कितनी मात्रा है ऑक्सीजन में, जल में घुली, अरे ओजोन है क्या, एक सेकंड, ये है ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, यानी इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ मोस्ट हाउस होल्ड केमिकल पॉल्यूशन? ठीक है, कोयले का जलना, खाना बनाने वाली गैस का जलना, रूम स्प्रे, मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। तो दोस्तों बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, जितना आप कोल देखो ढाबे या वो पे जो जलता है, चूल्हे वूल्हे में कई लोग यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। चल 385, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है ये बताना है आपको। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मेथिल आइसोसाइनेट की वजह से अम्लीय वर्षा होती, गलत है, SO2 NO2 की वजह से होता है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर होता है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी पता होगा आपको, कौन सी थी? मेथिल आइसोसाइनाइड। टीथ, दांत में दोस्तों फ्लोराइड की कमी से होता है, दांत में फ्लोराइड, ये गलत है, यानी सिर्फ आपका कौन सा सही होगा? 2 वाला, बी वाला, ठीक है। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? जेट फ्लो इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो जेट प्रवाह किसका रूप है? मौसम वाताग्र या वेदर फ्रंट, वायुमंडलीय प्रदूषण, एटमॉस्फेरिक फेयर, अवधि जलगति या भूविक्षेपी पवनें। तो दोस्तों जेट फ्लो इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड विंड्स, भूविक्षेपी पवनों को बोलते हैं, भूविक्षेपी पवनें, जेट प्रवाह या जेट फ्लो, ठीक है। लैंडस्लाइड विंड्स बहुत तेज़ी से चलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड होती हैं। चलिए 387 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मोस्ट हाउस होल्ड केमिकल पॉल्यूशन? बर्निंग ऑफ कोल, ये तो वापस रिपीट हो गया, वही हो गया बर्निंग ऑफ कोल। 388 में कह रहा है कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण के कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिल्कुल, ब्रह्मांडी विकिरण ये मानव थोड़ी करता है दोस्तों, ये तो एटमॉस्फेयर वहाँ स्पेस में होता है खुद से ही, तो ये गलत है। परमाणु बम का परीक्षण बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 होना चाहिए इसका, ठीक है, 1 और 3। 389, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ठीक है, कौन सा? मैंने बताया था सेकेंडरी मतलब प्राइमरी जो डायरेक्ट सोर्स होता है, सेकेंडरी जिसके कारण बनता है। अब जैसे स्मॉग है, स्मॉग ये किसके कारण बनता है? जब हवा में नाइट्रोजन मिलेगी तब स्मॉग बनेगा, है ना।
तो ये तो सेकेंडरी हुआ, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सोर्स से जनरेट होता है ना, और इसमें पूछ रहा है कौन सेकेंडरी नहीं है, तो SO2 दोस्तों। ओजोन भी कब बनती है, जब ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या होता है, CFC आता है तो एक बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन का, तो वो एक बॉन्ड इससे मिल के बनता है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट जनरेट होती है, ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, प्राथमिक सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान देता है ग्रीन हाउस गैस में? अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन? बिल्कुल CO2 और मीथेन होता है दोस्तों, CO2 और मीथेन। नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है, नॉक-नी सिंड्रोम अकर कहाँ पे होता है? पारे के प्रदूषण द्वारा, शीशे के प्रदूषण द्वारा, आर्सेनिक के प्रदूषण द्वारा, या फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा? तो ये होता है तो फ्लोराइड के प्रदूषण की वजह से है ना, फ्लोराइड कॉन्टिनेशन बढ़ने की वजह से नॉक-नी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए भैया 392 कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कम घनत्व वाली पॉलीथीन से प्लास्टिक थैलियाँ बनती हैं जो वास्तव में कभी भी नष्ट होती हैं, ठीक, कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन मेक्स प्लास्टिक बैग्स दैट नेवर रियली गेट डिस्ट्रॉयड, तो ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, अम्लीय वर्षा और प्रदूषकों का शुष्क संग्रह जो धरती के तल पर किया गया हो मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। एसिड रेन एंड ड्राई कलेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट दैट हैव बीन कैरीड आउट ऑन द अर्थ सर्फेस कंट्रीब्यूट टू सॉइल पोल्यूशन। अब देखिए एसिड रेन और ड्राई कलेक्शन, जितना भी ज़्यादा पोल्यूटेंट बढ़ेगा तो मिट्टी में तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि सॉइल का pH और कम होता जाएगा अगर एसिडिक हो जाएगी सॉइल, ठीक है, तो दोनों ही सही है। 393 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। चेंजेस इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटाट्स आर नोन एज इफेक्ट, तो ये ठीक है, ठीक है। द एरिया वेयर अ लिविंग बीइंग रिसाइड एंड मूव्स ऑन अ डेली और पीरियोडिकल बेसिस नोन एज होम रेंज। भैया होम की रेंज क्या है? जहाँ पे कोई जीव रहता है, ठीक है, जीवित आदमी, और उसके चलने में जो पीरियोडिकली डिफरेंस आते हैं, ठीक है, इधर उधर में, जंगलों में, चाहे वो जीवित व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति हो या प्राणी, तो उसको होम रेंज बोलते हैं या गृह पराज बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों इसकी, ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए 394 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है? कोरल आर वर्टिब्रेट दैट लिव इन अ हार्ड शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बन। नहीं, वर्टिब्रेट नहीं होता, उनमें रीढ़ की हड्डी कहाँ होती दोस्तों? गलत है ये, है ना, वर्टिब्रेट नहीं है, बाकी ठीक था, वर्टिब्रेट नहीं है, हार्ड शेल है बट वर्टिब्रेट नहीं। पुरवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय समुद्र जल में लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए अनुकूल होता है। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए लगभग 32 से 40% लवणता होती है। कितनी सैलिनिटी चाहिए? 32 से 40%। टेम्परेचर इतना चाहिए और पानी भी साफ होना चाहिए, ठीक, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। फिर से 395 में कौन सा गलत है दोस्तों, ये पहचानना है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह प्रति लीटर जल में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। 1 लीटर में कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। BOD के माध्यम से जल के प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है। अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड थ्रू BOD, ठीक है। BOD का उपयोग अधिकतर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। BOD के उच्च स्तर का मतलब है कि जल में बड़ी मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये गलत है। देखिए अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है ना, यानी समुद्र में या उस जो भी जल है, नदी है, झील है, उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, तभी तो उनकी डिमांड बढ़ रही है। और ऑक्सीजन लेवल कम इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत मिल रहा है, कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहा है, जिससे सनकीरें अंदर नहीं जा पा रही। तो ऑप्शन डी गलत है। टेक्निकल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आराम से चीज़ें आ जाती हैं। चलिए फिर से दोस्तों आपको गलत पहचानना है, इनमें से कौन सा गलत है। मिलेनियम इकोसिस्टम असिस्टेंट्स से संबंधित, ठीक है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट से संबंधित यह अवधारणा 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश की गई थी दोस्तों, ठीक है। ये किसने पेश करी थी? कोफी अन्नान ने। दूसरा है, इसे पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून 2001 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। इसने परितंत्र सेवाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, व्यवस्था सेवाएं, समर्थन सेवाएं और नियंत्रक सेवाएं। ये गलत है दोस्तों। बस यहाँ पे अगर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज की जगह कल्चर होता, ठीक है, प्रोविजनिंग ऑफ कल्चर, ठीक है, सभ्यता को, तो सही हो जाता है। सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग कल्चर होना चाहिए, प्रोविजनिंग कल्चर, ठीक है।
बाकी स्वच्छ जल और जैव रसायन व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये क्लीन वाटर एंड बायोकेमिस्ट्री कम्स अंडर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। 397 पे आ जाते हैं भैया। 397 निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों को उनकी उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। मैनग्रूव, ग्रासलैंड, लेक, ओशन, ये मैंने अभी ऊपर बताया था। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होगा? मैनग्रूव, ये पता है, वो सब में आपको दिख रहा है, पर यहाँ तो मोए मोए हो गया, तो मैनग्रूव कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको पता है महासागर सबसे कम होता है, और महासागर 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। तो मैनग्रूव, ग्रासलैंड, झील, महासागर बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 मैनग्रूव, ग्रासलैंड, लेक, ओशियन, ठीक है। चलिए 398 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ठीक है। ये पादप प्लवक को महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम कड़ी। गलत है दोस्तों। फाइटोप्लैंक्टन तो शुरुआती कड़ी, अंतिम कड़ी थोड़ी। यहाँ से शुरुआत होती है ओशन में, ये अपना फूड बनाते हैं, तब फिर जूजैंथेल, फिशेज, इन सबको खिलाते हैं। पादप प्लवक अपना भोजन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बनाते हैं और इन पादप प्लवक को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है, ठीक है। पादप प्लवक मतलब फोटोप्लैंक्टन कार्बन ग्रहण करके समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। फाइटोप्लैंक्टन ही फूड चेन की शुरुआत करता है। चलिए 399 उस विकल्प का चयन करें जो आदर्श खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है, ठीक है। ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लॉयन, बिल्कुल सही है दोस्तों। घास खाएगा भैया रैबिट को फॉक्स को लॉयन, ठीक है। ऊर्जा पिरामिडों को डैश में व्यक्त किया जाता है। द एनर्जी पिरामिड इज एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मतलब किलो कैलोरी यूनिट एरिया, कैलोरी यूनिट एरिया यूनिट टाइम, किलो कैलोरी यूनिट एरिया यूनिट टाइम, या कैलोरी पर यूनिट एरिया। बहुत आसान है, आराम से थोड़ा सा भी दिमाग लगा बता लोगे। देखो एनर्जी पिरामिड क्या होता है? एनर्जी हमेशा कैसी होती है? यूनिलैटरल होती, मतलब एक ही तरफ जाएगी और कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कैलोरी यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, ठीक है। कितनी कैलोरी कितने एरिया में कितने टाइम में पहुंच रही है, ऊर्जा पिरामिड को इसी में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा ट्रिकी है। कैलोरी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए भैया 401 पे आ जाते हैं। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में के संबंध में सही चक्र का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट साइकिल रिगार्डिंग डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलो तो भैया डीनाइट्रिफिकेशन में पहले नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया याद करना पड़ेगा ये आपको, ये वाला टर्म। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है भैया? अरे यार कैसा बन गया, एक सेकेंड, अब ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन गैस फाइनली बनती है, ठीक है। ये आपका कौन सी साइकिल है? नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है? उन्नाव में स्थित नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामजार स्थल है, ठीक है। तो ये रामजार साइट है, बिल्कुल ठीक है। बुलंदशहर में स्थित ऊपरी गंगा नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामजार स्थल है। अपर गंगा रिवर लोकेटेड इन बुलंदशहर इज द लार्जेस्ट रामजार साइट इन उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। लार्जेस्ट कौन है? बुलंदशहर का। लोवेस्ट कौन है? नवाबगंज, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों 403 पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किन राज्यों के रामसर स्थलों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी में रामसर साइट्स हैं कितनी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। उड़ीसा में आपको कितने रामसर स्थल मिल जाएंगे दोस्तों? उड़ीसा में आपको मिल जाएंगे 6 रामसर स्थल। मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे 4, तो 6 + 4 10, इन दोनों के 10 मिलके उत्तर प्रदेश का 1 है। तो कहने का मतलब है आपको पूरे भारत के रामसर साइट्स याद रखने पड़ेंगे। वो मैंने एक वीडियो डाला था बहुत ही बढ़िया, उसमें पूरे भारत के रामसर साइट्स बताया था, एक बार उसको देख डालो, ठीक है। चलिए नीचे दी गई आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन का सही क्रम क्या है? बहुत आसान है दोस्तों, ये वाला प्लीज़ आप करिए, ठीक है। ये मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आसान है बहुत। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी दोस्तों। कोयला देव राष्ट्रीय उद्यान ये है बिल्कुल राजस्थान में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये तो रेलवे स्टेशन है ना दोस्तों, इसको इन्वायरमेंट थोड़ी प्रोटेक्ट करेगा एमपी वाला और महाराष्ट्र वाला, माफ़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा। बाकी वेस्टर्न घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सब है। 406 देखते हैं। कह रहा है नीचे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, कौन सा सही है? जट्रोफा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है।
बायोफ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ जेट्रोफा, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। एंडोसल्फान एक प्रकार का कृंतकनाशी होता है, ये गलत है। एंडोसल्फान दोस्तों कीटनाशी होता है, फसलों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चमगादड़ प्रकृति का रडार है, बिल्कुल। बैट्स आर कॉल्ड द रडार ऑफ नेचर, तो 1 और 3 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए 407 में कह रहा है कौन सा विकल्प सही मेल खाता है, ठीक है। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल, गलत है ये। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में है, ठीक है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व ये आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, ठीक है। मयूरभंज वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में सिंहभूम। मयूरभंज बिल्कुल सही है दोस्तों, मयूर झरना गलत है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। मयूर झरना वेस्ट बंगाल, कन्फ्यूज नहीं होना है। झरना वेस्ट बंगाल में है, भंज उड़ीसा में। बैतामी भी आपका दोस्तों गलत है, ये उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 408 देख लेते हैं। 408 में कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। भारत की सबसे उत्तरी रामसार साइट, सबसे उत्तरी रामसार साइट या नदन मोस्ट रामसार साइट कौन है? वुलार झील, बिल्कुल कश्मीर में है। सबसे पूर्वी या ईस्टर्न मोस्ट साइट रुद्र सागर लेक, ये गलत है दोस्तों। यहाँ लोकतक लेक होना चाहिए मणिपुर में, ठीक है। लोकतक लेक होना चाहिए, ये गलत है तो रुद्र सागर भी दोस्तों, पर ये त्रिपुरा में है और मणिपुर वाली होनी चाहिए, ठीक है। भारत की सबसे पश्चिमी रामसार स्थल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और भारत की सबसे दक्षिणी जो है अष्टामुड़ी झील है, कौन सी? अष्टामुड़ी झील, ठीक है। यानी सिर्फ इसका कौन सा गलत हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 409 में उस सही क्रम का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को मैंग्रोव आवरण के क्षेत्रफल के घटते क्रम को दर्शाता है। तो ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू नहीं, एक वीडियो बताया था मैंग्रोव आवरण में कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, और उससे पहले वीडियो में भी बताया पूरा मैप के बेस में। तो कहाँ पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा होंगे दोस्तों? सबसे ज़्यादा होंगे आपको उड़ीसा में मिलेंगे, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, ठीक है। उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। अब इसमें भी अगर वेस्ट बंगाल आ जाता तो पहले पे वेस्ट बंगाल आ जाता। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है। तो यानी उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, केरल। 410 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। कुल मैनग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर का है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैनग्रोव आवरण में 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज एज कम्पेयर टू 2019 इन मैनग्रोव कवर। तीसरा कह रहा है 2019 की तुलना में केवल गोवा में मैनग्रोव में कमी हुई, ये गलत है। केरल में भी कमी हुई है दोस्तों, पुडुचेरी में भी हुई है, तो ये वाली गलत है। पश्चिम बंगाल के केवल दक्षिण 24 परगना जिले में देश का 41.74% मैनग्रोव आवरण मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण मतलब ओनली साउथ 24 परगना इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में बहुत है। यहाँ पे अभी देखा संदेश खल्ली में वायलेंस भी हुआ है, तो ये एग्जाम में सवाल बन सकता है इससे, ठीक है। दक्षिण 24 परगना ही में आता है संदेश खल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011। तो सबसे कम फॉरेस्ट कवर आपको दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगा? नागालैंड में, ठीक है। इन ऑप्शनों में नागालैंड में। नीचे गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा कथन सही है ये बताना है। विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये बेजल कन्वेंशन जो है दोस्तों, ये बेजल कन्वेंशन बेजल स्विट्जरलैंड में हुआ, ये भी सही है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिनेवा स्विट्जरलैंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ये गलत हो जाएगा। इसका कैम्ब्रिज में है, इंग्लैंड में, ठीक है। कैम्ब्रिज में है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, कैम्ब्रिज में। यानी सिर्फ 1 और 2 सही है दोस्तों, 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए 413 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन शीर्ष 4 राज्यों में से नहीं है जिन्होंने हाल के अपडेट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? Which among the following state is not among the top 4 states that have registered highest increase in forest cover as per recent update? ठीक है, ये बताना आपको। तो देखिए दोस्तों, झारखंड नहीं है पहली चीज़ इसमें, ये समझ लीजिए, झारखंड नहीं है। अब 4 भी याद भी कर लो, जैसे नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, नंबर इस पे आंध्र प्रदेश था, दूसरे पे तेलंगाना था जिसने फॉरेस्ट कवर बढ़ाया, तीसरे पे आपका उड़ीसा था, चौथे पे आपका कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटका। ये टॉप 4 राज्य हैं जिन्होंने फॉरेस्ट कवर में इंक्रीजमेंट दर्ज कराई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। चलो 414 पे आ जाते हैं। भारत द्वारा COP 26 में की गई निम्नलिखित घोषणाओं के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना, गलत है दोस्तों। ये 1000 नहीं, 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है हमने। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन
में 1 अरब टन की कमी, ये भी ठीक है। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, तो पहले में बस 500 गीगावाट हो जाता, बाकी सारे सही हो जाते। ठीक है, 415 देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव दिवस या इंटरनेशनल मैनग्रोव डे 5 दिसंबर गलत है ये हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं। इंटरनेशनल मैनग्रोव डे 26 जुलाई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, ये बिल्कुल सही हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड सॉइल डे दोस्तों ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे? 5 दिसंबर को। और जीरो इमिशन डे दोस्तों हम लोग मनाते हैं 21 सितंबर को। कब मनाते हैं जीरो इमिशन डे? 21 सितंबर को। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 416। तमिलनाडु ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैले कुडुवर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। उन 2 जिलों का नाम बताना है दोस्तों, कौन से 2 जिलों में करी? तो एक करूर और डिंडीगुल। ठीक है, करूर और डिंडीगुल, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। करूर और डिंडीगुल, करूर और डिंडीगुल, याद रखिएगा इसको। 417 देखते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर सेट करना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर मतलब साउथ टू नॉर्थ चलना है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ कौन सा बिल्कुल सही होगा? परियर, परम्बिकुलम, सत्यमंगलम और नागरहोल। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब परियर आपको पता होगा ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, उसके ऊपर केरल में ही परम्बिकुलम है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में मिल जाएगा, थोड़ा नदन साइड पे। और नागरहोल आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना, परियर, परम्बिकुलम, सत्यमंगलम और नागरहोल। 418 में भी बाघ अभ्यारण्यों को पूर्व से पश्चिम में सेट करना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलना है हमको, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब देखिए ईस्ट टू वेस्ट अगर चले तो सबसे पहले आपको दिखेगा बेतला टाइगर रिजर्व। कौन सा? बेतला टाइगर रिजर्व, ये आपका झारखंड में है। ये कहाँ पे है? बेतला वाला झारखंड में है। फिर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। वन विहार भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। डायनासोर भी फॉसिल मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। चलिए भैया 419 पे आते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? भारत में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या 140 है। ठीक है, हिल डिस्ट्रिक्ट कितने? 140। जम्मू एवं कश्मीर में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पहाड़ी जिलों की संख्या कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत में आदिवासी जिलों की कुल संख्या 218 है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कितने? 218। ये डाटा याद रखना है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 218, हिल डिस्ट्रिक्ट 140। ठीक है, राज्यों की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये गलत है। ये अरुणाचल में नहीं, मणिपुर में ट्राइबल की पॉपुलेशन मतलब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा मणिपुर में ही है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, इसको याद रखिएगा। 420 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना दोस्तों, कौन सा गलत है? ठीक है, भारतीय मानक संस्थान वर्ष 1947 को अस्तित्व में आया। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। दूसरा कह रहा भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1982 में की गई, ये गलत है। 1986 में करी गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी, ये गलत है। भारतीय मानक संस्था का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। द मार्क ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इज द मेन स्टैंडर्ड मार्क अवॉर्डेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एग मार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 1935 में स्थापित द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। एग मार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन और मार्क इशू बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ठीक है, यानी सिर्फ आपको बी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही थे। चलिए 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें से गलत है? समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से पैराबैगनी विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर मेनली ड्यू टू यूवी रेडिएशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ओजोन का निर्माण इसी की वजह से होता है। दूसरा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैराबैगनी विकिरण से भारतीय जीवमंडल की रक्षा करती है, मतलब पृथ्वी के जीवमंडल की। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। कितनी बदतमीजी की बात है, ये तो सबसे नीची परत होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर आता है दोस्तों। ठीक है, यानी ये गलत है। समताप मंडल में ओजोन परत का स्तर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है। लेवल ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रूप से कौन उसको रेगुलेट करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, टर्म याद रखना। 422 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित गैसों को उनके वायुमंडल में उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में
सबसे कम कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, इस क्रम में लगाना है। ठीक है, नियॉन, हीलियम, मीथेन, बहुत आसान है दोस्तों, ये लड्डू सवाल है, आराम से आप बता सकते हो इसको कि सबसे कम दोस्तों क्या मिलती है, मीथेन मिलती है, उसके बाद हीलियम मिलती है, फिर नियॉन मिलती है। यानी 3-2-1 इज़ द राइट आंसर, 3-2-1 सही होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 सतत विकास लक्ष्यों या 17 एसडीजी जो गोल्स हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है भैया। एसडीजी गोल जरूर आता है आपके पेपर में, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। गोल 5 गलत है दोस्तों। गोल 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। क्यों, और नो पॉवर्टी किस में दी है दोस्तों, सबसे पहला ही गोल है नो पॉवर्टी। ठीक है, गोल 10 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना। जीरो हंगर किस में है दोस्तों, जब गरीबी नहीं रही तो हंगर क्यों रहेगा, 2 में आएगा जीरो हंगर। 13 में दोस्तों क्या है, 13 में आएगा क्लाइमेट एक्शन। क्या है, क्लाइमेट एक्शन। गुड हेल्थ एंड वेलबींग दोस्तों आपको तीसरे गोल में देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों किस में आती है, क्वालिटी एजुकेशन 4 में ही आती है, यही सही मैच कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एसडीजी गोल याद रखना, एग्जाम में आपके आते हैं एसडीजी गोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ महत्वपूर्ण वर्षों के संदर्भ में। ठीक है, 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को मनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। तीसरा है जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2012, गलत है, ये 2013 में मनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन 2013 में मनाया। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ सॉइल्स 2015, ये भी सही है, यानी सिर्फ सी गलत है इसका। 425 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरप्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नीरी के संदर्भ में, यह महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में की गई थी, ये भी सही हो जाएगा। इसकी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 4 प्रयोगशालाएं हैं दोस्तों, ये गलत है। इसकी 5 लेबोरेटरीज़ हैं, कितनी है, 5 लेबोरेटरीज़ हैं। कैसे, एक तो चेन्नई में है, ठीक है, दूसरा दिल्ली में है, तीसरी हैदराबाद में है, चौथी आपकी मुंबई में है, एक और इसमें जोड़ लीजिए बस, कोलकाता। ठीक है, इसके 5 रीजनल लेबोरेटरीज है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड कोलकाता। तुम भी कोलकाता से, हम भी कोलकाता से। ठीक है, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी सही है, सिर्फ सी गलत था इसका। ठीक, याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से फिर से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है, ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, धारक को, मतलब जिसके पास कार्बन क्रेडिट है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापमान क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। कि तुमने 1 कार्बन टन का तुमने इमिट करा है, मतलब तुम्हारे पास 1 कार्बन टन है कि तुमने इतने पेड़ लगाए, इतना कार्बन बचाया, अब उसके बदले में तुम इतनी ग्रीन हाउस गैस को क्या कर सकते हो, इमिट कर सकते हो, तो ये ठीक है। कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, ये भी सही है, कार्बन ट्रेडिंग बोला जाता है। कार्बन जमाओ पैसा कमाओ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, आपको पैसा मिलता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ऐसे अगर आपके पास कार्बन क्रेडिट है तो उसकी जगह से आपको पैसा मिलेगा। कार्बन क्रेडिट कैसे आएगा, जब आप कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, पेड़ बहुत सारे लगाएंगे, और जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास कार्बन आएगा, है ना, ये चीज़ है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में गलत विकल्प बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सवाल है। इंदौर के 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया गया, भैया इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है ये। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया, ये भी सही है। मेघालय को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चयनित किया गया, ये गलत है, यहाँ त्रिपुरा होना चाहिए था, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, त्रिपुरा को मिला है, 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से कम में त्रिपुरा को मिला है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम किसको मिला है, तेलंगाना को मिला है। ठीक, चलिए 428 में सही नहीं है ये बताना, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं। टेट्रासाइक्लिन जीवाणुनाशक है दोस्तों,
मतलब ड्रग जो है यूज़ करा जाता है टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियाडाइल, पेनिसिलिन जीवाणुरोधी, मॉर्फिन पीड़ाहारी, एट्रोपिन कवकनाशी, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एट्रोपिन को हार्ट के लिए यूज़ करा जाता है, दिल की धड़कन को दोबारा शुरू करने की मदद करता है दोस्तों ये, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट में दिया जाता है एट्रोपिन, ठीक है। कार्डिक जब अरेस्ट बढ़ता है तब एट्रोपिन दिया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है दोस्तों? तो लाइकेन है, ये पता होगा आपको, लाइकेन हो जाएगा यहाँ पे। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? ये आप बताओगे, बहुत लड्डू सवाल है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों? नोबी कांतो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है क्योंकि ये देश बहुत जापान में मिलेगा, जापान में। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है दोस्तों, किसका प्रदूषण है? ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट या माइनिंग। तो दोस्तों ऑयल मतलब फ्लाई ऐश आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। चलिए, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इसकी स्थापना हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से, आया क्योटो से। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द सिंबल ऑफ इको मार्क इज रिलेटेड टू, तो इको मार्क आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट के लिए इको मार्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग पीसेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा महोबा में। कहाँ पे? महोबा में, ठीक है। चलिए, 436 पे आ जाते हैं। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज सिचुएटेड, इंपॉर्टेंट है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोरहाट में है दोस्तों। कहाँ पे है? जोरहाट में। राज्य अगर पूछ ले दोस्तों, राज्य क्या बताओगे? तो जोरहाट है असम में, ठीक है, असम में हो जाएगा। 437 निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द हॉट स्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। भारत म्यांमार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरबन या पचमढ़ी, तो इंडो म्यांमार लैंडस्केप, ठीक है, इंडो म्यांमार लैंडस्केप। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये हो जाता। भारतीय चरगा एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये झांसी में है, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको झांसी में मिल जाएगा। चलिए, 439 पे आते हैं। किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा आपको? तो चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में मिल जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित किया गया? इन विच ईयर वॉज द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज सेटअप, तो ये 1988 में करा गया था, 1988 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये बताना आपको। किशनपुर ये उत्तर प्रदेश में है, कैमूर मिल जाएगा, कतरनिया घाट, कालेश्वर दोस्तों ये हरियाणा में है। ये कहाँ पे है? हरियाणा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कालेश्वर हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं 442 पे। निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा अभी आपको। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको कितने राज्यों में देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। नीलगिरी आपको 3 राज्यों में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 3 से चौथा राज्य मत पूछ लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, नहीं। व्हेन वाज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास, ये अभी बताया, ये आप करिए प्लीज। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व? तो ये दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। इन विच ईयर वॉज द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इस्टेब्लिश इन गुड़गांव? तो दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? है कहाँ पे ये? पहली चीज़ ये याद रखना, गुड़गांव में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1984 में। कब हुई? 1984, 1984 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, टाइम, ये मैटर करते हैं, क्लाइमेट मैटर नहीं करता जलवायु सॉइल फॉर्मेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? तो ये बच्चे को पता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन, लड्डू सवाल है ये। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है? जब पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत पानी में मिल जाते हैं तो उन पेस्टिसाइड्स को मछली खाएगी, उस छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी और उस बड़ी मछली को कोई और खाएगा। ऐसे करके ये जो पोल्यूशन का लेवल है ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये अपनी स्टेजेस पार करेंगी, ठीक है। तो इसलिए बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है पोल्यूटेंट अगर यहाँ 10 था तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो फूड चेन में किसकी वजह से आता है? पेस्टिसाइड्स की वजह से आता है, कीटनाशक की वजह से आता है।
ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। किसमें? डॉप्सन में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नीरी, अभी बताया था, नागपुर में है, महाराष्ट्र में। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए अभी मैंने बताया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता क्या है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम है, पर मेजर क्या करता है? क्या मेजर करके बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है उस पानी में। पानी में ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ कितना है। अब जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, नहीं। मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, बताता है कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, और बता तो तभी पाएगा जब मेजर करेगा पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? सॉइल, वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आप करिए, बहुत लड्डू सवाल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये बताना है। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? गलत है दोस्तों, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, तो गैस होती है जो ओजोन लेयर को खराब कर रही थी। ओजोन डिप्लीशन प्रोटेक्शन देता है क्या हमें यूवी रेस से? भाई ओजोन अगर हटी जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, तो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा? ओजोन से मिलेगा ना, ये भी गलत है। सोलर एनर्जी इकोसिस्टम के लिए सबसे मेन कारक है, ये सही है। क्या पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है? तो ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो दोस्तों हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किसकी आपको अर्थ पे मिलेगी? फंजी की या कवक की। एम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कभी खोजी नहीं जा सकती, इतनी होगी। चलिए 455 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? ठीक है, दोनों, ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, बिल्कुल यही सही हो गया। अब देखिए ना, जैसे हिरन है, हिरन घास को खाएगा, फिर हिरन को शेर खाएगा, तो ऊर्जा भी प्रवाह होगी, और चक्रण आपने पढ़ा होगा, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये भी चक्र चलता रहता है। नाइट्रोजन जैसे जाती है वैसे इन्वायरमेंट में वापस आ जाती है, तो ये भी सही है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में करा गया था, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन? विंड, वाटर, डेजर्टिफिकेशन या डिफॉरेस्ट्रेशन, है ना। तो इसमें से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं होगा दोस्तों? डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। चलिए, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ, तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे एसोसिएटेड है? पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट निकालती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लियोपोल्ड मैट्रिक्स उसी से डील करती है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या इंडो गैंजेटिक प्लेन? तो दोस्तों वेस्टर्न घाट हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन है? वेस्टर्न घाट। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी तो ये दी थी एफई क्लीमेंट्स ने। एफई क्लीमेंट्स ने दी थी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। एफई क्लीमेंट्स नाम याद रखना। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालता है जर्मन वॉच। कौन निकालता है? जर्मन वॉच, इंपॉर्टेंट है जर्मन वॉच। चलिए 462 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% सिर्फ जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाता है? तो पूरी तरह से पता होगा, ये नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे। पर्यावरण से अभिप्राय है, इन्वायरमेंट रिफर्स टू, भैया पर्यावरण की डेफिनेशन क्या आपको सही लग रही है इसमें से ये बताइए। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। आप देखो ना, आप चारों तरफ इन्वायरमेंट से घुरे हो। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट विच इंटरलिंक। अब देखो ना, सारे जानवर जो भी हैं आपस में इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से ही तो आपस में इंटरचेंज करते हैं ना प्रोडक्शन। वो उसको खाता है, वो उसको ऑक्सीजन देता है, जैसे जूज़ैंथेल, फाइटोप्लैंक्टन, सारे ही सही है। 464 पे आ जाते हैं। सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। तो दोस्तों ये किसके संदर्भ में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज के यूज में। चलिए 465 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या वॉल्केनिक एक्शन। तो ऑब्वियसली दोस्तों फोटोसिंथेसिस तो कार्बन डाइऑक्साइड को और कम करता है ना, ये ले लेता हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ता है। बहुत आसान था ये। 466
सौर विकिरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन। कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या नाइट्रोजन चक्र। बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही लड्डू सवाल दोस्तों। बिल्कुल जल चक्र। जब सन ही नहीं होगा तो इवापोरेशन कैसे होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो बारिश ही नहीं होगी। तो वाटर साइकिल में बहुत बड़ा रोल है सोलर एनर्जी का। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों किस पे निर्भर करती है? एयर प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे, वाटर साइकिल पे या टेम्परेचर पे? ऑब्वियसली वायुमंडल में नमी, कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक, तभी तो वर्षा की मात्रा उसी पे डिपेंड करेगी। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या जेनॉन में? तो दोस्तों इनमें से आपको कौन सी नहीं मिलेगी? इसमें से आपको रेडॉन नहीं मिलेगी, ठीक है। रेडॉन, हमारे एयर में रेडॉन नहीं होती, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इकोलॉजी इज अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, दिस इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? तो ये दोस्तों किस मूवमेंट में दिया गया था? चिपको आंदोलन के दौरान, ठीक है, चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन संबंधित किससे था दोस्तों? तो आपको पता होगा पादप संरक्षण या प्लांट कंजर्वेशन, ठीक है, प्लांट कंजर्वेशन से, प्लांट कंजर्वेशन चिपको मूवमेंट। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? तो मैंने अभी बताया था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ग्लोबल हेक्टेयर में मापते हैं। किसमें? ग्लोबल हेक्टेयर में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कि कितनी जगह में वो पूरा अपना जीवन सर्वाइव कर सकता है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, उसको बोला जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है दोस्तों? तो यूकेलिप्टस, सबको पता होगा, ग्राउंड वाटर की ऐसी की तैसी कर देता है, पूरा ग्राउंड वाटर खत्म कर देता है जहाँ इसको लगाया जाता है। तो ये भैया मित्र नहीं है पारिस्थितिकी का, इको फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो अगेन यूकेलिप्टस हो गया। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों ट्रांजिशनल जोन की, जैसे समुद्र है और यहाँ लैंड है, इसके बीच में ट्रांजिशन जोन हो रहा है ना, इसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन। चलिए 476 देख लेते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन या फॉरेस्ट? तो ऑब्वियसली ओशियन। इतना बड़ा इकोसिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है, इतनी जल्दी इसमें चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे छोटा पॉन्ड का है तो वहाँ आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी? तो अर्नेस्ट नेस ने यूज़ करा है डीप इकोलॉजी का टर्म। किसने? अर्नेस्ट नेस ने। डीप इकोलॉजी का टर्म किसने यूज़ करा? अर्नेस्ट नेस। पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल नीच की संकल्पना को किसने दिया? तो यह भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि इकोलॉजिकल नीच का टर्म ग्रेनल ने दिया है। किसने दिया है? ग्रेनल ने। चलिए 479 देख लेते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इन विच इन्वायरमेंट द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमम? डीप सी, प्रेरीज, डेसिडुअस फॉरेस्ट या टैगा? तो दोस्तों सबसे कम कहाँ बनेगा? ऑब्वियसली गहरे सागर में, जहाँ सनलाइट ही नहीं जाएगी तो प्रोडक्शन क्या ही होगा, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? बहुत ज़्यादा जरूरी और अच्छा सवाल है। तो बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग मनाते हैं दोस्तों 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को, ठीक है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? द ऑथर ऑफ टुमारो इज बायोडाइवर्सिटी। टुमारोज इसमें हिंदी में तो टुमारोज, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज, कौन है भैया इसका लेखक? तो इसके लेखक हैं आपके वंदना शिवा। वंदना शिवा ने लिखा है टुमारो बायोडाइवर्सिटी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पॉस्टुलेटेड बाय, तो ये संकल्पना करी थी जोसेफ फॉरियर ने। किसने? जोसेफ फॉरियर ने, ठीक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इंक्रीज इन एनवायरनमेंट क्या करते हैं भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली CO2 है, मीथेन है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज में इम्पैक्ट करते हैं। चलिए भैया 484 देख लेते हैं। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है दोस्तों? तो ये आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? अब CO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन डालता है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में दोस्तों? तो वो वाटर वेपर है, ठीक है। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इसी का रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए? मीथेन, वाटर वेपर, आर्गन? तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको आर्गन नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जलवाष्प ही करता है। हरित ग्रह प्रभाव क्या है भैया? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर
जल के ताप में वृद्धि है, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। अब ये भी बताइए कि मुझे बताने लायक है कि ये तो आप कर ही सकते हो आराम से। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों, ये भी प्लीज़ आप करिए, बहुत ही लड्डू सवाल है, रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? ये भी आप बताओगे कौन सा हरित गैस नहीं है। हाँ ठीक है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है भैया? द गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आसान है। कौन हरित गैस नहीं है? बार बार रिपीट हो रहा है, ये आप ही करिए दोस्तों। कौन सा एक हरित गैस नहीं है? ये भी प्लीज़ आप करिए। कौन सा एक हरित गैस नहीं है? प्लीज़ डू इट। जलवायु परिवर्तन का कारण है दोस्तों, क्या है जलवायु परिवर्तन का कारण? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, चारों ही ऑप्शन सही है। चलिए भैया, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज? ठीक, लड्डू सवाल है। पृथ्वी की कच्चा गिफ्ट केंद्रता, इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तीर्यकता, ये भी सही है भैया। अर्थ जो है वो ऑब्लिक है, थोड़ा सा अर्थ टिल्ट है उसकी एक्सिस। विश्वोत्तरायन या प्रोसेस ऑफ इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब जब सन और अर्थ पास आते हैं और एक टाइम सन और अर्थ दूर जाते हैं। अपोजी और पेरिजी बोलते हैं उनको, अफीलियन परीलियन माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अपोजी परिजी तो बोलते हैं जब चंद्रमा और अर्थ पास आते हैं और दूर जाते हैं। सोलर इरिडेंस दोस्तों ये कोई थ्योरी नहीं है, सौर विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण है? ठीक है, हु हैड सजेस्टेड द शिफ्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ऑन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? तो ये बताया था दोस्तों मिलोटिन, मिलानकोविच साइकिल आपने पढ़ी होगी, मिलानकोविच साइकिल। ठीक है, इन्होंने बताया था ये। निम्न में से किससे जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो ये कौन प्रोवाइड करता है भैया हमको? हिमकोर या आइस कोर से हमें मिलता है क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक का मतलब ये बर्फ। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज समझौता कब प्रभावी हुआ था दोस्तों? तो 21 मार्च 1994 को ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 21 मार्च 1994, डेट याद रखनी है आपको। चलो भैया, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, COP21 की बात कर रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम कौन सा COP हुआ है, क्या बता सकते हो? जो मोदी जी गए थे UAE, बताइएगा जरा कौन सा COP हुआ है, करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो COP21 तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। तो इसका अब कोई मतलब औचित्य बनता नहीं है। चलिए भैया, खत्म हो गया। 5 निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? Which of the following countries has not established global atmosphere surveillance station to collect data on world temperature? ठीक है, तो ये दोस्तों इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने। तो ये थे दोस्तों इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन हो गए। 500 ये मैंने 2 पार्ट में कराए हैं, 500 और 2 पार्ट में हुए। प्लीज़ उन पूरे को देख लीजिए। अभी सेक्शन वाइज टेस्ट भी इन्वायरमेंट का करा दूंगा। ठीक है, और बाकी सेक्शन वाइज टेस्ट चल रहे हैं वो देखते डालिए, बहुत सारे ला रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको प्लीज़ देखिए।